तो ये 15वां प्रश्न है और यहाँ पे इन्होंने पूछा है 11 से भाज्य संख्या है, यानी वो संख्या बतानी है जो 11 से विभाजित हो सकती है। तो इसका देखिए सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि संख्या के अंदर जो भी अंक सम और विषम स्थानों पर है उनके अलग अलग टोटल कर लीजिए और उनका डिफरेंस निकालिए। अगर वो डिफरेंस 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए, यानी 11 के गुणक में आए, तो वो 11 से विभाजित होगी। अब जैसे पहली ही संख्या है, यहाँ पे देखिए 2, 2 और ये 7, 2, 2, 7, ये विषम स्थान होते हैं। ये पहले स्थान पे, ये तीसरे, ये पांचवें पे। इनका योग क्या हो गया? 2, 2 4 और 7 11। इसी तरह ये 1, ये 9 और ये 1, ये सम स्थान होते हैं, यानी 1, 9, 1। तो 9 और 1 10 और 1 11। तो दोनों का ही योग 11 है, इसलिए इनका अंतर जो है वो 0 होगा। तो ये इत्तेफाक से पहली ही संख्या जो है ये 11 से विभाजित होगी। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए आप बाकी भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 है और ये 2, 3, 3 और 7 10 हो गए। ऐसे ही 2 और 9 11 और 1 12। तो इनका अंतर 2 हो गया, यानी ये नहीं होगा, 11 से विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 और 2 6 और 6 12 और 7 9 16 और 1 17। तो इसमें भी अंतर 5 आ गया। तो ये भी और ये दोनों 11 से विभाजित नहीं होंगे। तो इसका मतलब खाली यही एक ऐसी संख्या है a जो कि 11 से विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि a इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। तो ये 16वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं दी गई संख्या ये संख्या है, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कितने हैं? तो देखिए 6 जो है ये 2 और 3 का गुणक है और 7 इसकी घात है। तो यानी 7 अंक जो हैं 2 के हो गए और 7 ही 3 के हो गए। तो 7 और 7 मिलके 14 अंक हो गए, यानी 2 और 3 के मिला के कुल अंक 14 हो गए। इसी तरह यहाँ पे 35 है। 35 काय का गुणक है? 5 और 7 का, 7 पंजे 35 और इसकी घात 3 है। तो 5 अंक, 3 5 जो है इसके 3 हो गए और 7 के 3 हो गए, कुल मिला के 6 हो गए। तो 14 और 6 ये 20, तो ये हो गए। अब रहे 11। तो 11 एकन 11, इसमें अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है। इसकी घात 10 है। तो 11 के 10 अंक हो गए। तो कुल मिला के 14 6 20 और 10 30। 14 6 20 और 10 30। 30 अंक कुल हो गए जो कि इसमें मौजूद हैं, जो कि अभाज्य हैं। यानी 2 3 5 7 और 11 इनके मिला के कुल जो संख्याएं हैं वो 30 हो रही। तो ये 30 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इसका उत्तर जो है ये बी यानी 30, यही इसका सही उत्तर है। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। तो ये 17वां प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं 0 3 4 5 और 8 इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा?
अब ये कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 ही हैं और 5 ही अंकों वाली संख्या कह रहे हैं, यानी इन सबको यूज करना है और एक एक बार करना है। ठीक है, तो इसकी बड़ी से बड़ी संख्या जो है उसमें क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, घटते क्रम में। 8 को सबसे पहले रखेंगे, फिर इससे छोटा 5 है उसे रखेंगे, फिर उससे छोटा 4 है उसे रखेंगे, फिर उससे छोटा 3 है उसे रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। तो ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। इन अंकों से बड़ी संख्या अगर कोई भी अंक को हम रिपीट नहीं करें तो ये बनेगी। और सबसे छोटी के लिए वैसे तो सबसे छोटा 0 है, मगर 0 को अगर हम पहले स्थान पे रख देंगे तो अंक 4 रह जाएंगे, क्योंकि फिर वो गिना नहीं जाएगा। तो इसलिए पहले स्थान पे 0 के बाद जो सबसे छोटा है, 0 के बाद सबसे छोटा 3 है, तो सबसे पहले 3 रखेंगे, फिर बाकी क्रम जो है वो बढ़ते क्रम में रखे जाएंगे। उसके बाद हमने 0 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए। तो यहाँ 0 से 8 नहीं जा सकता, एक इधर से हासिल लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 8 गए 2, ये 2 बच गया। अब यहाँ पे रह गए 2, तो इधर से एक फिर हासिल ले लिया, 12 कर लिया यानी, तो 12 में से 5 गए 7। अब यहाँ पे रह गया 3, अब यहाँ 4 नहीं जा सकता, फिर एक हासिल लेंगे यानी 12 करेंगे, और 13 में से 4 गए 9। अब यहाँ पे रह गया 4, तो 4 में से 0 गया, 4 ही आ गया। 8 में से 3 गया, 5 आ गया। तो ये संख्या हो गई 5 4 9 7 2, यानी अंतर इसका 54,972, 54,972। तो यही इसका उत्तर होगा। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। तो ये 18वां प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। तो हमने क्या किया, x और y मान लिया इन अंकों को, तो दोनों अंकों का योग 10 ले लिया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसके बाद ये कह रहे हैं यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या में इकाई तथा दहाई के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या क्या है? तो अब देखिए, माना कि ये y जो है इकाई है और x दहाई है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 63 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 60 और 3। दहाई पे 6 था तो इसका मतलब 60 हो गया, इकाई पे 3 था इसका मतलब 3 हो गया, इनको जोड़ते हैं तो 63 आ जाता है, यानी 63 ये संख्या हो जाती है। तो इसी तरह से अगर y इकाई पे है, x दहाई पे है, तो ये संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अभी कह रहे हैं इसमें से 18 घटा दिया, 18 साहब घटा दिया है, तो ये संख्या का मान हो गया, इसमें से 18 घटा दिया तो संख्या उलट जाती है, यानी जो दहाई पे था वो इकाई पे आ जाता है, जो इकाई पे था वो दहाई पे चला जाता है। तो अब y पहले इकाई पे थी, अब दहाई पे आ गई, तो इसको 10y कर देंगे, क्योंकि दहाई वाले को हम 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाले को उसमें जोड़ देते हैं, तो ये नई संख्या हो गई। तो यानी इसमें से 18 घटा देने पे संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, एक इक्वेशन इससे बन जाएगा। तो देखिए, इधर 10x था और इधर x था, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 10 में से घट के 9x रह जाएगा। y यहाँ प्लस का था, इधर भी प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 10 हो जाएंगे, प्लस के 1 हो जाएंगे, तो माइनस के 9y बन जाएंगे। और ये माइनस था इधर 18, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 18 हो गया। अब देखिए, 9 पूरे में से कॉमन जा सकता, 9 इधर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, और 18 को 9 से भाग दे दिया तो 2 आ गया,
यानी समीकरण घट के x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। तो 9 से दोनों तरफ ही भाग दे दिया, तो इधर भाग दिया x माइनस वाई आया, इधर 2 आ गया। तो ये हमारा नया समीकरण 2 बन गया। पहला समीकरण तो ये था ही। इन दोनों को देखिए, अगर अब हम ऐड कर दें तो इसमें प्लस है वाई, इसमें माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू 10 और 2 12 आ गए। तो x बराबर 6 आ गया, यानी दहाई का अंक 6 था। और अगर x की जगह 6 रख देंगे, किसी में भी रख दीजिए, यहाँ पे x रखेंगे तो y 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, तो y का मान 4 हो जाएगा। चाहे इसमें रख दीजिए, यहाँ x 6 रखेंगे तो y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 में से ये 2 घट जाएगा, यहाँ 6 था, ये 2 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 4। तो इस तरह से y 4 हो गया, यानी इकाई पे 4 था, दहाई पे 6 था, तो इसलिए संख्या 64 थी। अब अगर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 46 बन जाएगी। तो देखिए 64 में से अगर हम 46 माइनस करेंगे तो हमारे 18 आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही है। तो 14 में से 6 गए 8, और 5 में से 4 गया 1, तो आ गए 18। तो इसका मतलब हमने ठीक ही किया है। तो यानी यही आपका उत्तर हो गया, यानी 64। तो 64 जो है ये आपका सही उत्तर हो गया, यानी वो संख्या 64 थी और पलटने से 46 बन गई थी, या 18 घटाने से 46 बन गई थी, यानी अंक पलट गए थे। तो ए यानी 64 जो है यही सही उत्तर है। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तो ये 19वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं एक 2 अंक की संख्या इस प्रकार की है कि उसके अंकों का गुणक 56 है, यानी उसके जो अंक हैं उनको गुणा किया जाए तो 56 आ जाएगा। तो इसलिए हमने एक संख्या x ली, एक y ली, इनको गुणा कर दिया तो xy हो गया, और वो 56 दिया हुआ है। अब 56 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 8 7 हो जाएंगे, 8 सत्ते 56। तो इस तरह से हमें ये तो पता चल गया कि इसमें अंक 8 और 7 होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जब संख्या में से 9 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान में व्यतिहार हो जाता है, यानी बदल जाते हैं, संख्याएं पलट जाती हैं, उनके स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या क्या होगी, तो घटाने पे जाहिर है कि बदल जाएगी, या तो बढ़ेगी या घटेगी। अगर 8 को हम इकाई पे लेंगे तो 78 होगा, और 9 घटा देंगे तो देखिए अगर 78 में से 9 घटा रहे हैं तो ये क्या बनेगा, 18 में से 9 गए 9, और बचे यहाँ 6, तो 69 हो गया। तो अंक तो नहीं बदले, तो इसका मतलब क्या है कि 78 हम नहीं ले सकते, बल्कि 87 ले सकते हैं। यानी 8 जो है दहाई पे होना चाहिए, तब घटाने पे ये पलटेगा, और ये 87 का 78 हो जाएगा। अब देखिए 87 में से अगर 9 घटाएंगे तो क्या होगा, 17 में से 9 गए 8, और 7 ये आ गया, तो अंक पलट गए। तो 87 में से 9 घटाने पे अंक पलट रहे हैं, तो कहानी सही हो गई। तो इसका मतलब x जो है यानी 8 ये होना चाहिए दहाई पे, और y इकाई पे। तो इसमें से 9 घटाया तो अंक पलट गए, तो अब y दहाई पे पहुंच जाएगी और x इकाई पे, तो हो जाएगी 10y और x। तो अब इसको इधर लेके गए तो x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस x 9x हो गए। y इधर प्लस का था, इधर माइनस का, इधर आया तो माइनस 10 हो गया। तो 10 में से एक है 9, और ये बराबर हो गया, ये -9 इधर आया, ये 9 हो गया। तो पिछले बार की तरह यहाँ पे भी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। दोनों में फर्क यानी एक है, वो तो हम देख ही चुके हैं कि अंक जो है हमारे 7 और 8 हैं, तो इसमें अंतर भी एक ही होगा। तो यानी x बड़ा है, y छोटा है, तो 8 7 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो यही सही उत्तर है।
यानी अंक जो है वो इस तरह से हैं कि 8 दहाई पे है, 7 इकाई पे है। तो वही मैंने अभी भी दिखाया था कि 87 में से 9 घटेंगे तभी 78 बचेगा, यानी अंक बदल जाएंगे। अगर इसको पहले ही 78 ले लेंगे, 9 घटाएंगे तो अंक पलटेंगे नहीं, नई संख्या आ जाएगी। तो इसलिए हमारा उत्तर जो है 87 ही होगा, यानी 87 इज द आंसर। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। तो ये 20वां प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए हम समांतर श्रेणी वाला फार्मूला लगाएंगे, और वो होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ डी सार्वंतर होता है, n उसमें मौजूद संख्याएं कुल कितनी है उसे n कहेंगे, ए प्रथम पद होता है इसका। अब जैसे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ए का मान 1 हो जाएगा, तो 2a बराबर 2 हो जाएगा, 2 गुणा 1। n यहाँ पे 100 है, 100 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे n की जगह 100 रख दिया। अब प्राकृतिक संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये अब 100 तक जो है सारी गिनतियां हैं, तो प्राकृतिक सारी संख्याएं कहलाती हैं। तो इसलिए डी की जगह 1 रख दिया हमने। कुल संख्याएं 100 हैं, तो n/2 यानी 100/2 हो जाएगा, 100/2 50 हो गया। इस 2 को ऐसे ही उतार दिया, 100 में से एक गया 99, 99 को 1 से गुणा करेंगे 99 ही आ जाएगा। 99 और 2 101 हो जाएगा। 101 को 50 से गुणा करना बड़ा आसान है, 0 पहले ही लिख दीजिए, फिर 5 से गुणा कर दीजिए, 5 एकन 5, 0, 5 एकन 5, हो गया काम। तो ये 5050 जो है यही सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये सी जो है ये सही उत्तर है। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो ये 21वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 से कटने वाली। तो देखिए 1 से 20 तक 1 नहीं होगी, 2 होगी, इसके बाद 3 नहीं होगी, 4 होगी, 5 नहीं होगी, 6 होगी, यानी एक एक छोड़ के आएंगे। 1 3 5 7 9 11 ये सब छोड़ देंगे, और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सब आ जाएंगे। तो देखिए आधी इसमें विषम हो गई, आधी सम हो गई। तो 1 से लेके 20 तक कुल 20 अंक होते हैं, और इसमें से 10 सम है, 10 विषम है। ठीक है, तो n की जगह हम 10 रख देंगे, तो ये हमने 10 रख दिया। n/2 ये फार्मूला वही है जो पिछले क्वेश्चन में। पहली संख्या जो है यहाँ पे 2 है, तो 2 से 2 को गुणा कर दिया, 10 कुल संख्याएं होंगी, 10 यहाँ रख दिया। अब 2 4 4 6 इन सब में 2 2 का अंतर है, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 20 में से 18 गए 2, सब में अंतर 2 है, यानी सार्व अंतर हमारा डी जो है यानी कॉमन डिफरेंस 2 है। तो ये हमारे फार्मूले में सब फिट हो गया। अब 10/2 5 हो गया, 2 दूनी 4, और 10 में से एक गए 9, 9 दूनी 18, 18 4 22 हो गए, 22 पंजे 110 हो गए। आसान क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं आया। तो ये 110 ही आपका उत्तर है। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ये 22वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। वहां 20 तक कहा था और यहाँ 20 सम संख्याएं कह, तो 20 सम संख्याएं कहाँ तक होंगी, दुगुना कर दीजिए, 40 तक हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस तरह से करके 20 संख्याएं 40 तक हो जाएंगी।
तो यहाँ पे कुल संख्याएं 40 में से 20 सम होंगी और 20 विषम होंगी, तो 20 संख्याएं कुल हो गई, यानी n की वैल्यू 20 हो जाएगी। a इसमें भी 2 होगा और संख्याओं का नंबर यानी n BC है, और अंतर यहाँ पे भी 2 ही होगा, जैसे 2 और 4, 4 6 इन सबके बीच में अंतर 2 का है। तो वही फार्मूला है, वही सब कुछ है, बस n की वैल्यू चेंज हो गई, वहां 10 थी यहाँ 20 हो गई। तो 10/2 सॉरी 20/2 10 हो गए, और 2 दूनी 4 हो गया, 20 में से गए एक 19, 19 दूनी 38, 38 4 42, 42 को 10 से गुणा किया, बड़ी बुरी संख्या आ गई 420। तो श्री 420 जो है ये आपका आंसर हो गया। इससे पहले श्री लगा देना चाहिए, बड़ा अच्छा नंबर है। ठीक है, तो आपका ए जो है यही उत्तर हो गया। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। तो श्री 420 इसका उत्तर हो गया। तो ये 23वां प्रश्न है, और इसमें कह रहे हैं 1 से 21 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अभी तक इन्होंने सम की रट लगा रखी थी, अब विषम पे आ ही गया। तो देखिए 1 से 20 तक तो हमने देखा था कि 10 सम थी, 10 विषम थी। अब उसके बाद एक विषम और आ गई, तो 10 और 1 11 हो गई। तो 1 से 21 तक कुल 11 विषम संख्याएं होंगी, यानी n की वैल्यू 11 हो गई। और पहला अंक जो है यहाँ पे पहली संख्या वो 1 होगी, चूंकि विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सब विषम संख्याएं हैं। n को यहाँ पे भी 11 रख दिया हमने। अंतर इसमें भी 2 होगा, 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2, तो अंतर यहाँ पे भी 2 होगा। तो चाहे समलें या विषम, इन संख्याओं में जो आप आसपास जो आती हैं, यानी क्रमागत जो संख्याएं हैं, उनमें अंतर 2 का ही होता है। तो n की जगह 11 रख दिया दोनों जगह, a की जगह 1 रख दिया, और d की जगह 2 रख दिया। तो 2 एकम 2 हो गया, 11/2 को फिलहाल ऐसे ही रखा रख दिए, बाद में निपट लेंगे। 11 में से 1 गया 10, 10 दूनी 20, तो 20 और 2 22। तो यूं देखिए, मैंने अब 11 को काटता, इसके बेचारे के टुकड़े करता, पॉइंट में वैल्यू आ जाती, गुणा करने में परेशानी होती, यूं नहीं किया जाता। तो 22 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, 11 आ गया। 11 एकन 11, एक हासिल हो गया, 11 एकन 11 और एक 12, 121 आ गए। 11 का वर्ग वैसे भी 121 होता है, मुझे याद तो था, मैं बता नहीं रहा था आपको, गुणा करके ही दिखा दूं। तो इस तरह से बी का 121 उत्तर हो गया, यानी बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। अब जैसे पहले सम संख्याएं आई थी, अब वैसे ही विषम आ रही हैं। 24वां प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं प्रथम 21 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहले सम में ऐसे ही इन्होंने दिया था, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। फिर इन्होंने कह दिया था 40 तक बताइए, तो वैसे ही यहाँ पे भी नहीं, उसमें कहा था 20 सम संख्याओं का, यहाँ कह रहे हैं 21 विषम संख्याओं का। तो देखिए अगर 40 तक लेंगे तो 20 सम और 20 विषम होती हैं, ये हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। यहाँ पे 21 विषम कह रहे हैं, तो 40 के बाद अगली विषम ही होगी, वो 41 होगी। तो 41 को भी शामिल कर लेंगे तो 21 विषम संख्याएं हो जाएंगी, 1 से लेके 41 तक। क्योंकि 1 से 40 तक 20 हो गई और 21वीं ये हो गई, तो n की वैल्यू यहाँ पे 21 हो जाएगी। तो यहाँ भी 21 रख दिया और यहाँ भी 21 रख दिया। फार्मूला वही है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, कोई नई बात नहीं है। एक हो जाएगा पहला यहाँ पे, चूंकि ये 1 से ही शुरू होगा, विषम संख्या है, तो 2 एकम 2 हो गया। 21 को फिलहाल ऐसे ही रखा रहने देंगे, 21 में से 1 गया 20, 20 दूनी 40, 40 और 2 42। तो 2 से 42 को काट दिए, 21 हो गया, तो 21 गुणा 21,
तो 21 एकन 21, 2 हासिल हो गया, 21 दूनी 42 और 2 44। तो इस तरह से 441 आ गया। तो 21 का वर्ग 441 होता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ए जो है वो इसका सही उत्तर है। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। तो ये 25वां क्वेश्चन है। यहाँ कह रहे हैं 12,000, 12,000, 1,300, 1,300। इसके बाद कह रहे हैं 2 दहाई, 2 दहाई 20 होते हैं, 20 हो गया, बराबर है, यानी ये कौन सी संख्या के बराबर, जोड़ दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 3 आ गया, 2 और 1 3, और ये एक ऐसे ही आ गया। तो 13,320 हो गया ये। तो 13,000 तो इनमें से किसी में भी नहीं है। 13,000 यहाँ पे है जरूर, मगर उससे पहले ये 12 लाख भी है। हमारे पास तो खाली 13,000 है, और 320 है, इसमें 200 है। तो इनमें से सारे ही गलत हैं, बेवकूफ बना रहे हैं ये। तो हम भी आंसर यही दे देंगे, इनमें से कोई नहीं। ये हमें बेवकूफ समझ रहे थे कि हम नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, यानी डी ही सही उत्तर हो गया, टेंशन मत लीजिए। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो ये 26वां प्रश्न, इसमें कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवां पद 5k+1 है। इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, बिल्कुल ही बेवकूफ बना दिया हमें। हम कैसे निकालेंगे? अब ना तो इन्होंने पदों की संख्या बताई, केवां पद क्या होगा वो भी के में ही दे दिया, तो भैया कैसे पता लगा? है कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत अकल लगाइए। तो देखिए इसमें केवां पद ये इतना कह रहे हैं, तो हम के की जगह पहला ले देते हैं। तो पहला पद क्या होगा? तो के की जगह भी 1 रख दीजिए। तो के की जगह अगर 1 रखेंगे तो 5 × 1 + 1, तो 5 × 1 5 हो गया, +1 6। तो पहला पद जो है यानी T1 वो आ गया 6। अब के की जगह 2 रखेंगे, दूसरा पद आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 1 11, तो 10 और 1 11। ये हमारा दूसरा पद हो गया, ये पहला पद हो गया। तो पहला और दूसरा तो आ गए, तो अब हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, सार अंतर। तो इसमें से ये घटा दिए, T2 में से T1, यानी 11 में से 6, 11 में से 6 गए 5। तो डी भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया, सेकंड टर्म भी आ गया। अब एनमा क्या होगा? अब एन तो पता नहीं है, तो एन ही रख दो भैया, टेंशन काहे को लेते हो? तो देखिए एस एन का फार्मूला लगा दीजिए। नहीं दिया है मत देने दीजिए, आप भी एन में ही निकाल दीजिए। ये भी के वे में और एन में सब दे रहे हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। हाँ, पहला पद मालूम है, तो उसकी जगह ए की जगह हम 6 रख देंगे, डी की जगह 5 रख देंगे, क्योंकि 11 में से 6 गए 5। ये डी हमने निकाल लिया था, देखिए डी 5 है, तो डी की जगह 5 रख दिया। ए निकाल लिया था 6 है, तो उसकी जगह 6 रख दिया, जो मालूम था वो रख दिया, बाकी ऐसी रहने दीजिए। तो 6 दूनी 12 हो गए, 5 से गुणा किया 5n, और 1 में किया तो -5, तो 12 में से 5 गए 7 बचे। ये 5n ऐसे ही रखा रहने दिया। तो अब हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं और इसको गुणा भी कर सकते थे, मगर उत्तर इन्होंने ऐसे ही सब n/2 में दिए हुए हैं, तो हम भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। सब में इन्होंने n/2 लिया हुआ है, तो n/2 ब्रैकेट में 5n+7, 5n+7 इस वाले में आ रहा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा फिर। तो यानी a n/2 5n+7 यही सही उत्तर हो गया। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। इसमें थोड़ी सी मशक्कत कराइए, बाकी तो बड़े आसान सवाल दे रहे हैं। ये 27वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद
एक बटे क्यू है तथा क्यूआ पद एक बटे पी है, तो पी क्यू पदों का योग होगा दिया कुछ भी नहीं है, सब पी क्यू में ही दे रखा है। बिल्कुल ही बेवकूफ बना दिया ये तो। पॉलिटेक्निक 2013 में आया हुआ है, ये तो बिल्कुल ही इन्होंने टेढ़ा सवाल दे दिया। ऐसे भी नहीं देना चाहिए। चलिए जो दिया है उसी से काम चलाते हैं। तो देखिए पद जो है उसको इंग्लिश में टर्म कहते हैं, तो उससे मानना जरा आसान हो जाएगा, टर्म का टी ले लेते हैं। तो पीवा पद यानी टी पी, और पीवा पद दे क्या रखा है, एक बटे क्यू दे रखा है। तो टी पी इजिकल टू एक बटे क्यू तो रख ही दीजिए। और पीवा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह पी हो गया, पहले पद की जगह हम ए रखे दे रहे हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, डी ही रखा रहने देते हैं। तो ये पहला इक्वेशन आ गया आपका। दूसरा इससे ले लीजिए क्यूआ पद, तो टी क्यू इसको ले लेते हैं, और ये इक्वल है वन अपान पी के, तो वन अपान पी के इक्वल रख दिया, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ये दो इक्वेशन बन गए। अब इससे हम खर्चा पानी चलाएंगे। तो अब देखिए, अगर दूसरे में से पहले को घटा दिया जाए या पहले में से दूसरे को घटा दिया जाए तो कुछ काटा पीटी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, पहले में से दूसरे को घटा देते हैं, जैसे रखा है ऐसे ही करना आसान रहेगा। तो टी पी माइनस टी क्यू इज इक्वल टू वन अपान क्यू माइनस वन अपान पी हो जाएगा। तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में देखो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस डी अब घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, तो डी से डी भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ये p प्लस का था, अब घटाएंगे तो ये नीचे q माइनस का हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इंटू डी आ जाएगा। तो ये समीकरण हमारे सामने आ गया। इसको और थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लिया, पी क्यू आ गया, पी क्यू में क्यू से भाग देंगे पी आएगा, तो ये पी को एक से गुणा किया पी आ गया, पी से ये पी क्यू को भाग दिया तो क्यू आ गया, क्यू एकन क्यू हो गया। तो हमारा ये लेफ्ट साइड में आ गया पी माइनस क्यू बटा पी क्यू, और सीधी तरफ दे रखा था ये। तो डी का मान क्या हो जाएगा, तो ये तो देखिए p माइनस क्यू अपॉन इतने हो गया, ये इसका मान है। तो d क्या हो जाएगा, तो इसको p माइनस क्यू से भाग दे दिए, दोनों तरफ ही p माइनस क्यू है, तो इस p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू आ जाएगा। पी क्यू तो यहाँ था ही, अब यहाँ से भाग दिया पी क्यू को, p माइनस क्यू को p माइनस क्यू से, तो एक आ गया, यानी काटा या भाग दिया एक बात है। तो एक ऊपर आ गया, नीचे पी क्यू आ गया, ये डी का मान आ गया। अब a इज इक्वल टू वन माइनस क्यू माइनस पी माइनस वन, यहां उठा के डी की जगह रख दिया पहले समीकरण में, ये देखिए। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम a निकाल देंगे। a निकालने के लिए देखिए सीधी सी बात है, ये लेफ्ट साइड में ले गए तो वन माइनस क्यू में से घट गया। देखिए वन माइनस क्यू लेफ्ट साइड में दे रखा था, वो तो मैंने ये रख दिया, ए एक साइड रखा रहने दिया, ये दूसरी तरफ था, इस p माइनस वन इंटू डी को भी इधर ले गया। ठीक है, तो इधर से इधर जाने में माइनस हो जाएगा, p माइनस वन, डी की जगह वन अपान पी क्यू रख दिया। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसका एलसीएम पी क्यू ले लिया। ये देखिए पी क्यू, यहाँ क्यू था यहाँ पी क्यू था, तो पी क्यू ले लिया। तो अब इसमें Q से पी क्यू को भाग देंगे तो P आएगा, P एकन P हो जाएगा, तो ये P आ गया। और यहाँ माइनस, अब ये तो नीचे पी क्यू है ही, तो माइनस पी तो ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वन हो जाएगा। पी से पी कैंसिल हो गया, ये देखिए ये भी पी ये भी पी, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो खाली एक रह गया।
तो ए का मान भी यही आ गया 1/PQ, डी का भी यही आ गया, सब कुछ 1/PQ आता जा रहा है। तो एस पी क्यू हमें निकालना था, यानी पी क्यू पदों का योग। तो एस का फार्मूला होता है n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह पी क्यू रख दिया, तो पी क्यू बटा 2 हो गया। ये देखिए पी क्यू बटा 2 हो गया। अब ए 1/PQ है, तो 2a जो है इसमें a की जगह ये रखा, तो 2/PQ हो गया। ये देखिए 2/PQ, ये 2a का मान हो गया। n की जगह हमने PQ रख दिया, ये PQ आ गया। -1 होता है इंटू डी, डी की जगह ये रख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये PQ जो है इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, इधर भी PQ था, PQ से PQ कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए ये 2 था, और PQ -1/2, ये 2 जो था इसको मैं अंदर ले गया हूँ, इस 2 से 2 तो कैंसिल हो के ये 1 आ गया। ठीक है, नीचे जो एलसीएम था PQ से, ये PQ, ये दोनों में ही PQ था, इसलिए PQ कैंसिल हो गया। इस 2 को हम अंदर ले गए, तो 2/2 1 हो गया। अब यहाँ 2 ऊपर नहीं था, तो यहाँ PQ -1/2 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, तो 2 एकम 2 हो गया ये, और PQ -1 ऐसे ही आ गया, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर आ गया PQ +1/2। ये देखिए, यानी ये आ गया PQ +1/2। तो ये हमारा SPQ, यानी PQ पदों का योग PQ +1/2 हो गया। या यूं कह सकते हैं 1/2 गुणा PQ +1, 1/2 गुणा PQ +1, ये इसमें नजर आ रहा है PQ +1 और बाहर 1/2, तो यही सही उत्तर हो गया। अब यहाँ पे 1/2 तो है, यहाँ P-Q है, यहाँ PQ है, मगर यहाँ पे माइनस है, तो हमारा आया था प्लस में, तो यही सही उत्तर हो गया। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। इसमें मशक्कत करा दी इन्होंने, टाइम काफी खराब कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो ये 28वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं एक कक्षा में प्रथम पंक्ति में 45 छात्र हैं, दूसरी में 41, यानी 4 घट गए, 45 में से 4 गए 41। तीसरी में 37, फिर 4 घट गए, यानी सार अंतर 4 आ गया। इतना तो हमारे समझ में आ गया। अंतिम पंक्ति में 5, अरे 2-3 दिए बाकी गायब कर दी इन्होंने। देखो 1-2-3 पहले दिए पद, और इसके बाद आखिरी पद दे दिया। कक्षा में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो कुल पंक्तियां कितनी है, तो समांतर श्रेणी है, डी घट रहा है यहाँ पे, यानी -4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो प्रथम पद तो देखिए 45 हो गया, डी 41 -45, यानी -4। बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं, इसलिए 41 में से 45 घटाया, तो ये नेगेटिव आ गया, यानी डी की वैल्यू -4 है। घट रहे हैं, 4 घटते जा रहे हैं। आखिरी पद को हम एल कहते हैं, वो 5 दिया हुआ है। आखिरी दिया है, पहला दिया है, और सार्वंतर दिया है। तो पंक्तियों की संख्या यानी पदों का नंबर पूछ रहे हैं, यानी एन पूछ रहे हैं। तो देखिए लास्ट जो है इसमें 5 है, एल। तो एल का फार्मूला या टीएन, टीएन कह लीजिए आप, या एल कह लीजिए, एक ही बात होती है। लास्ट टर्म या nth टर्म, जब हमारे पास n है तो लास्ट पद टीएन ही हो जाएगा। तो वो 5 दे रखा था, ये हमने एल की जगह इसकी 5 रख दिया, ए की जगह 45 रख दिया, एन नहीं मालूम है ऐसे ही रख देंगे, डी की जगह -4 रख दिया। अब इसे हल कर लीजिए, तो -4n हो गया अगर इससे हमने गुणा किया,
-4 और -1 गुणा करके 4 प्लस के आ गए। अब ये 45 जो था इसको हम उल्टी तरफ ले गए तो 5 में से 45 गए, माइनस के 40 बच गए। तो अब ये माइनस का था, इसको उल्टी तरफ ले जाएंगे यानी बाईं तरफ तो 4n आ गया। इस 40 को सीधी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 40 + 4 44 हो गया। तो n का मान हो गया 44/4 यानी 11। ठीक है। अरे ये तो दे रखा है सी में, सही कर लिया इसका मतलब हमने। चलिए उत्तर फिर यही हो गया, तो दे ही रखा है इसी को मान लेते हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। तो ये देखिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का चैप्टर आपका खत्म हो गया इत्तेफाक से। कल को और कोई नया टॉपिक लेंगे आपका दिमाग खराब करने के लिए। ठीक है, फिलहाल तो काम हो ही गया, बाकी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।